हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी कहानी पगला गई है भागवती। मैत्रेयी पुष्पा एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हैं। मैत्रेयी पुष्पा जी ने अपनी लेखनी में ग्रामीण भारत को साकार किया है। उनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पगला गई है भागवती। तो शुरू करते हैं कहानी। काम से उचटकर भागो की निगाह हवेली पर पड़ती है तो अपनी ही गली अनपहचान सी मालूम होती है। रेत भरी डगर पर दूधिया रोशनी की नदी बह निकली हो जैसे। कौन कहेगा कि ये हवेली जर्जर होकर चरमरा रही है, या ढुरो बकरी फूट जाने के कारण इसकी पौर में भैंस बंधने लगी है। आज की रंगत ही अलग है जिज्जी के घर की। जिज्जी भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी और भागो सबसे छोटी। जिज्जी का ब्याह महुआपुर में हुआ होगा माधो सिंह के साथ, पर भागो को अपने ब्याह की तो याद ही नहीं। अपने गांव की कोई छाई परछाई भी मन में नहीं उतरती। एक दिन जिज्जी जोर से रो उठी तो वो गिट्टे खेलते से भागी। जड़ मूरख सी निरखती रही बहन को। पड़ोस की औरतें जिज्जी को छुपाने में लगी थीं। काहे को रौती ठकराइन, करम की हेटी हती हवागिन, सो कछु देखो नहीं बदो हतो। इते एक लंबी जिंदगी, फिर अपनी जात बिरादरी में दूसरे ब्याह की रस्म रीत। आंसू काढ़ जन्म जली, आदमी नहीं रहो, औरतें उजबक सी हेर रही। किसी जनाने हाथ ने उसके सिर पर थप्पड़ दे मारा। वो सारे दिन कोठे में छिपी बैठी रही। फिर समय के अंतराल ने बता दिया कि वो विधवा हो गई है। तब से आज तक उसका तन उसका मन संपूर्ण अस्तित्व विधवा है। हौस उमंग, पहनना ओढ़ना सजना संवरना उसके लिए वर्जित है। औरतें उसे सगुन सात मंगल कार्यों से बचाती हैं। सुबह सवेरे उसका किसी के आगे पड़ जाना अशुभ है। ये बात भागो जानती है। वो स्वयं भी देख बचकर निकलती है। अठैन कर देने से सामने वाले के साथ उसका अपना मन भी दुखी हो जाता है। सदैव जी जान लगाकर जिज्जी के काम करती रही। जीजा के हुक्म पर दौड़ती रही। आम जामुन तोड़ते बहनोतों को खिलाते उम्र उतरने को हुआ ही है अब तो। आज शोभा देखने लायक है। लोग क्या जानते नहीं कि माधो सिंह की हवेली भले ही मिट्टी और ककरिया ईंटों की बनी हो, मगर पुरानी चाल की राजसी गरिमा से खड़ी है। इन दिनों तो रंग रोगन पुतवा दिया है, सो नई लगदग से जगर मगर है। जब से गांव में बिजली आई है, शादी ब्याहों की रंगत ही बदल गई है। पहले की तरह हंडा मूड पे धर के चलो तो कहीं बीच रास्ते में ही गुपचुप करके बुझ जाए। दिखैया सुनैया दूल्हा पालकी सब वहीं के वहीं थिर। भले ही करंट सिंचाई के लिए न मिले, देर सबेर मिले, पर ब्याह के समय तो कहकर रखना पड़ता है। किसी प्रकार अवसर की शोभा बनी रहे। ब्याह के खर्च में से ही 150 काढ़ कर ऑपरेटर के हाथ पे धर दो, पंकज जमा दो, बस। सजावट भी कम नहीं करवाई जीजा ने। आतिशबाजी चले ना चले, ये रंग बिरंगे लट्टुओं की थिरकती चमकनी फुरारी किसी आतिशबाजी से कम है क्या। चारों ओर अनार से छूट रहे हैं, आंखों के सम्मुख बिखरते हुए चमकीले छींटे। भागो की आंखें जगमगाने लगीं। आज अनसुईया होती तो देखती कि भाई के ब्याह पर उसका घर द्वार कैसा। अनसुईया का ध्यान आते ही भागो का मन बुझने लगा। कलेजे में हूक उमड़ आई। हाथ में पकड़ा हल्दी का बेला गिरने गिरने को हो आया। इतने में जिज्जी आ गई। भागो तुम्हें 10 जंगा देखी आए, रुआसो मुंह बनाए काहे बैठी हो इते। कपड़ा उन्ना बदल डारो, ऐसी ही गद बनाए रहेगी कई पाहुनों के आगे सिर्रेन। जिज्जी को याद नहीं आ रही अनसुईया। अब जिज्जी से क्या कहे कि उन्ना कपड़ा देखें या कुटान पिसान करवाएं। तुम तो कह दई कि मठोले की जनी को टेर के करा लो काम, पर वो आबे तब ना। अब पहले किसी बात रही है कहीं। वो चमरौटा के गिनकर 10 चक्कर लगाया ही है, तब कहीं जाकर। इतने में वो खुद ही फटक डालती गेहूं और आ गई, यही क्या कम है। जिज्जी को संतोष हो गया। अजब बहस बांध रखी है। इन्हें बुलाने की जिद है और उन्हें पैज पड़ गई है नहीं आने की। आपसी अहम की बात ही कहो। प्यार प्रीत का बुलाना चलाना हो तो आदमी सिर के बल चला आए। अब जीजा तो अपनी ठकुराइश गांठे फिरते हैं। मठोले के जनी बुरी थोड़े ही हैं। बात करो तो रस भी गगरी सी छलकती है। 100 बेर पाँव पड़ती हैं। दुख तकलीफ में जान प्राण से हाजिर। जो कुत्ता कुकरा की तरह दुत्कारोगे तो फिर अपनी इज्जत आबरू तो सबे को प्यारी है। जिज्जी की बात पर वो खड़ी हो गई। अपनी हल्दी मसाले लगी धोती को झाड़ा और ठीक से पटली बिठाने लगी। कपड़े बदलने का मन था ही नहीं, फिर भी ट्रंक खोला। धोतियाँ उलटती पलटती रही। जे तो अनसुईया ने पहरी थी केशकली की बारात के दिन।
नई की नई धरी है। बस एक बारी पहरी और जे सौरा पहाड़ के मेला में पहर गई थी। जाने काय की नज़र लगी कि मौड़ी भट्टिन बुखार में तपत आई। जा सुपेद धुतिया कैसी लगत हती पहर के मीराबाई जोगिन। बस तनपुरिया हाथ में लेवे की देर हती। उसने ट्रंक बंद कर दिया। देर तक वही धरती खरोचती रही। क्या करे मानिक, मन कुंद हो तो पहनना ओढ़ना रुचता है भला। हौस हुलस शौक मौज सब मन के खेल ठहरे। उमंग उछाह दुख सुख जवानी बुढ़ापा मन के भीतर उठती सोच की लकीरें ही तो हैं। अनुकूल पड़े तो बूढ़े शरीर में भी पंख लगा दें और विपरीत पड़े तो गद्दर जवानी भी रोगिणी सी घिसटे। आज के दिन होती ना अनसुईया तो उर्र फुर्र उड़ती फिरती। अब तक तो गांव के 10 चक्कर मार आती। मठोले की जनी तो क्या पूरे चमरौटा और कछियाने को बुला लाती। अपने नरेश भैया की ब्याह की हौस में बिला पपरिया बांट आती। भाभी के रूप स्वरूप की गाथा कहती डोलती। कितनी बार तो उसी से झगड़ लेती कि अम्मा नाइन बुलाओ, उपटर लगवा कर नहाना है। मेहंदी बिंदी का सवाल अलग, फिर चुड़ैलिन बुलाओ, चूड़ियाँ पहननी है। दर्जी काका की देहरी खूंद आती 10 बार। चोली घाघरी में 20 खोट निकाल कर रख देती। यहाँ से ऊंचा वहाँ से छोटा। कद की लंबी थी सो 4 की जगह 5 गज कपड़ा लगता था घाघरे में। जब तक ठीक ना होता बड़बड़ाती रहती, फिटन नहीं है अम्मा। भागो के समक्ष इस बेवक्त अनचाहे चित्र क्यों भरने लगे। ये यादें क्या इस विवाह की बेला में उभरने को थीं। अनसुईया पैदा हुई थी जिज्जी की 5वीं संतान। पहले 4 लड़के थे। वो 7वां जन्म पड़ी। रोई न कुलबुलाई। महतरानी ने बड़ी निश्चिंतता से कोने में तसले समेत धर दी। मोड़ी जन्मी है मरी भई, द्वारे खबर कर दो। चल अच्छी, न जाने किसका जनाना स्वर था। भागो तसले के पास जा बैठी। नवजात शिशु पर निगाहें अटकाए देर तक देखती रही। लगा कि सांस चल रही है। चिड़िया के हाल भये बच्चे किसी कमजोर नन्ही गर्दन के ठीक पास आंखें गड़ा दी। लगा कि अंडी भर जगह में हरकत हो रही है, ऊपर नीचे गिरती, धुक धुक धुक। भागो उछल पड़ी। दौड़कर जिज्जी की खटिया के पास आ गई। जिज्जी, ओ जिज्जी, मरी नहीं है बिटिया, तेरी कॉल जिंदी है, फिकवा न दियो। जननी ने बहन की आवाज़ पर आंखें खोली और उदास हो गई, मानो बेटी खत्म हो जाने से मिली विश्रांति में किसी ने खलल डाला हो। अब भागो, तेही पाल, ले जा मोड़ी को। दाई ने कठोरता से कहकर बित्ते भर की कमजोर काया को उसकी गोद में डाल दिया। भागो क्या जाने, उसे तो बिटिया सपने में सोचा हुआ वरदान लगी। बाहों में सहेज ली। रूई के फाये को गुड़ की घोल में डुबो डुबो कर बच्ची को चटाती। उसके बाद बकरी का दूध, गाय का दूध, माँ की रिक्तता को पाटने का सामर्थ्य भर उपक्रम करती रही। बच्ची जब कभी गाय बकरी के दूध से बीमार होने लगती तो भागो जिज्जी से विनती करती, जिज्जी पिवा दो दूध। हाँ हाँ जिज्जी, बिटिया भूख से तड़फ रही, पिवा दो तनक। भागो को गीता के मंत्रों का ज्ञान भले ना हो, साधना उपासना का मर्म उसकी भदेश बुद्धि के बाहर की चीज है। और न उसे रामायण की चौपाइयाँ ही याद हैं, लेकिन उसने सती अनसुईया, सावित्री, नल दमयंती और मदालसा की कथाएं सुनी हैं। आख्यानों में अटूट श्रद्धा है, इसी कारण वो बिना नागा मंदिर जाती है। अनसुईया नाम उसे बहुत भाया, बिटिया का नाम अनसुईया रख दिया। अप्रसूता कोख में ममता का अथाह सागर लहराने लगा। जीवन की एकांगी छाया में वो अनसुईया को समेटकर कुनबा कुटुंब वाली हो गई। एक जीव से सारा संसार ऐसा भरा पूरा। भागो को लगता कि उंगली पकड़कर बिटिया उसे अलौकिक ब्रह्मांड में उतार लाई है। और दिन महीने साल सरकते सरकते अनसुईया नाजुक बेल सी बढ़ने लगी, फूलों सी महकने लगी। वो सराबोर हुई बेटी पर निछावर हुई जाती। वही क्या, पूरा मोहल्ला गांव गमकता, जैसे कच्चे आम फलने की ऋतु आ गई हो। गोरी कचनार सी बेटी के लंबे बाल देखकर ठकुराइन से हा उठती। भागो, ते जानत हती के ऐसी सुघड़ निकल रही है मोड़ी। नजर न लगई हो जिज्जी, तुम्हारी आंखन में नौन राई। घर में भागो के वैधव्य की चर्चा होती, अनसुईया की जन्म कथा कही जाती, मगर अनसुईया सबसे निष्प्रभाव हुई बेटी बनकर उसी की गोद में पड़ी रही। मौसी, ओ मौसी, आटे बेसन मसालों में ही लिपटी बैठी रहोगी या क्यों पागल हुई इन सब में समय नष्ट कर रही हो। नरेश हंसता है। भागो की तंद्रा टूटी। अरे वो तो यहीं बैठी रह गई। मौसी पहले कहती तो तुम्हें इतना काम ना करना पड़ता। शहर से थैलियों में बंद आटा, पैकेटों में बंद मसाले, बेसन सब आ जाता, तुम्हारे सारे झंझट खत्म। अब नरेश को कौन समझाए कि भैया 5-5 गांव का न्योता है, दोपहर से आधी रात तक 20 पंगत बिठानी पड़ेंगी। तुम्हारी थैली पैकेट कितनी देर चलेंगे यहाँ।
ब्याह कारज के द्वारे पर लोग मुंह ठाड़ते हैं, वैसे कौन आता है किसी के घर खाने के लिए। सब अपनी नोन रोटी पर हिम्मत रखते हैं। नरेश, तुम्हारी दुल्हन आबे तो खरीदवा दियो जे अटाक छटाक भरे मसाले के पैकेट और शेर आधे शेर की थैली चून की। भैया, भागो की जिंदगानी तो जई काम के सहारे गुजरी है। नरेश का ब्याह क्या, बस दावत समझो। ब्याह तो कहता है कि कोर्ट कचहरी में हो गया। वो तो बड़े असमंजस में पड़ी है कि लड़का बारात लेकर किसके दरवाजे गया होगा, टीका किसने किया होगा, पांव पखराई कैसे हुई होगी और कलेऊ में नेक के लिए किससे झगड़ा होगा, वकील जज्जों से। पर जीजा कहते हैं कि नरेश का ब्याह हो गया। शहर के ब्याह ऐसे ही होते हैं, कागज पर दस्तखत करके। जिज्जी भी कैसी हैं, जो अंधी की तरह जीजा की बात मान गई। त्रिवेनिया तो ऐन जिज्जी के सामने बता रही थी कि वो अपने डॉक्टर देवर के यहाँ ब्याह में शहर गई थी। कहती थी कि ऐसा रौनकदार ब्याह तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बैंड वाले खुद ऐसे सजे कि उनके सामने दूल्हा फीका लगने लगा। उसने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया। गिनने पर आई तो गिनती नहीं कर सकी। 56 भोगों से भी ज़्यादा रही होंगी खाने की चीज़ें। फिर जितनी मर्जी हो उतनी लो। यहाँ की तरह नहीं कि लड्डू वाला एक बार पंकज के सामने फिर गया सो फिर गया, फिर 20 टेर मारते रहो, मजाल है कि दर्शन दे जाए। पर शहर के लोग खाते ही कितना है, बस चिड़ैया की तरह एक दो चोंच। फिर जीजा और नरेश कहते हैं कि शहर के ब्याह कोरट में। खैर, अब ब्याह वहाँ हुआ है तो हुआ है, कौन जिरह करे। पर जीजा ने तो पंडित के सामने अगिन के समक्ष उसके फेरे डालने की जरूरत ही नहीं समझी। जिज्जी इस बात पर खूब झगड़ी थी कि अब गांव में वो क्या मुंह दिखाएंगी। कुनबा, खानदान, पूरा पड़ोस के बुलौआ चलौआ तो उन्हें ही निभाने पड़ते हैं। सभी के उत्तर उन्हें ही देने पड़ेंगे। अब माधव सिंह की मूछ पकड़कर तो कोई पूछेगा नहीं। जिज्जी ने बहुत रार मचाई तो जीजा ने फटकार डाली, मूर्ख हो तुम, बखत के साथ बदलबो सीखो, नहीं तो कल के दिना लड़का बुढ़ापे पे ठोकर मार जाइए, अकेली बैठी बिसूरत रही हो। हऊ, अब तुम्हें जरूर बहंगी में बैठार के तीरथ करा ले हैं। न कराएं तीरथ, न बैठारे बहंगी, इज्जत आबरू तो राखी है। माधव सिंह के खानदान की शान शौकत और बंस बेल तो जई से रही है। अपनी हट पकड़े रहें, दुश्मनाई बांध लें, जा कहाँ की अकलमंदी भई। भागो ने सब सुना, बड़ी अकल है जीजा में। भागो ओ भागो, अरे बाहर सरकारी अहलकार आ गए, नातेदार रिश्तेदार जुड़ गए और ते इते कोठा में जा बैठी। का करे इते, शरबत पहुंचवा दो बाहर। जिज्जी की आवाज़ पर जैसे वो सोते से जागी हो, बाल्टी और स्टील का जग उठा लाई, यंत्रवत शरबत घोलने लगी। भागो ने उझक कर देखा, बाहर की बैठक में बहू सज रही है। जीजा ने खास प्रबंध किया है, कह रहे थे कि शहर की बेटी है, कुछ दुख तकलीफ ना हो। सजाने वाली भी बहू के संग शहर से आई है। बहू साड़ी कपड़ा श्रृंगार पिटार अपने संग लाई है। गहने जिज्जी ने दिए हैं। जिज्जी खड़ी खड़ी बता तो रही हैं कि दस्ताने का पेच कैसे लगेगा, बेल चूड़ी कैसे पहनी जाएगी और तिदाना गले में चिपका कर पहना जाता है। करधनी की कील आधे ठप्पे से जुड़ेगी। बहू उत्फुल्ल है। वो गाँवों के गहने को कैसे नहीं रख रही है, हाथ में उछाल उछाल कर तौल रही है। ओ गॉड, सो हैवी, ऐसे भारी, मेरी तो कलाई मुड़ ही जाएगी, पाँव छिल जाएंगे। माधव जीजा सुनहरी अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने भीतर आए। कनखी से बहू के कमरे की ओर झांक गए। निछावर हुए जाते हैं, होठों में असीसें भरी हैं। कितने खुश हैं जीजा। जिज्जी से कहते हुए निकल गए हैं। देख लो, अब कोई जा नहीं कह सकता कि माधव सिंह के बेटे ने ब्याह की बाबत बाप से विरोध काहे करो। सबके मुंह बंद हो जाई हैं। चंदा सी उजियारी लेके आयो है नरेश, पूरन मासी के चंद्रमा सी खूबसूरत। गांव भर में है कन्हैया की बहू ऐसी। अरे अब का बच्चा थोड़े ही है, बड़ो है, समझदार है। बई की हाँ में हाँ मिलावे में भलाई है। असहमति जता के का कर लेते, वाकी बला से बैठे रहते अपने घर में। पर आज भागो को क्या हुआ, ऐसे असमय अनसुईया की सुधियों से कलेजा भर आया। दैया, कोई कटार सी चलती है आत्मा में। जिज्जी भी क्या कहेंगी, जन्म जली सगुन 7 बेटे बहू को देखकर सेहा नहीं रही, मनहूस सूरत बनाए डोल रही है। उसने धोती की छोर से आंखें पोंछ डाली। जिज्जी भूल गई अनसुईया को। कुछ ही सही, कोख में जनी तो उन्होंने ही थी, पली तो उनके ही आंगन में। शायद पति के डर से मुख भीचे हों। जीजा के सामने कौन ले सकता है अनसुईया का नाम, कच्चा चबा जाएंगे। द्वार की ध्वजा बदल चुकी है। शामियाने में वर वधू के लिए 2 महाराजा कुर्सियां लाल मखमल से जड़ी हुई सुनहरी हत्तों वाली सिंहासन की तरह डाल दी गईं। सामने कतारबद्ध कुर्सियां ही कुर्सियां। बगल वाले शामियाने में खाने का प्रबंध होगा, डोंगा प्लेटों का असबाब,
विभिन्न मसालों की उठती महक से गांव गमक उठा। लोग चकित थे। देखो ठाकुर का दिल, बेटे की राजी में राजी, जी खोल कर खर्च किया है। कचहरी कोर्ट के ब्याह में फूटी पाई भी दहेज नहीं, अपने घर से ही लुटाकर तमाशा देख रहे हैं। माधव ठाकुर ने बाप दादों की बात रखी है सदा, भले ही जमींदारी टूट गई पर मजाल है कि नाक पर मक्खी बैठने दी हो। पंडाल भर गया, दूल्हा दुल्हन आ बैठे। औरत के खड़े झुंड में घूंघटों के बीच वार्तालाप चल रहा था। सिया जू लग रही है बहू, गुलाबी घाघरा चुनरी में दूध सी गोरी बहू, गहने कैसे खिल रहे हैं, सच्ची सिया राम जी सी जोड़ी लग रही है। लड़का ने खुद पसंद करी। रिश्तेदार सगे संबंधी ऊंची स्टेज पर चढ़कर रुपया पैसा उपहार दे आए, अपनी अपनी औकात के हिसाब से, और वर वधू के साथ फोटो खिंचाए आए। उसी सब की विशद चर्चा में लगे थे। अंत में माता पिता की बारी थी। पंडित जी की आवाज़ गूंजी, माधव ठाकुर साहब आशीर्वाद दो, बुला लो जनान खाने से भी, लड़का बहू को असीसें। जिज्जी को भागों का ध्यान हुआया। घूंघट की ओर से इधर उधर निगाह दौड़ाई। ऐसे समय भी ना जाने कहाँ काम में हिल गई होगी। संग चलती बाके बेटा बहू नहीं है, हमारे सो बाके, और है ही कौन बेचारी को। जिज्जी को दिखी दूर कोने में खड़ी गंभीर मुद्रा बनाए किसी पाहुने से बातों में उलझ रही थी। ओ भौजाई, भागो को भेजियो जल्दी, वो ठाड़ी। जिज्जी कहती हुई रेशमी चादर संभालती पति के पीछे चली गई। स्टेज पर पहुंचकर ठाकुर ने दोनों हाथ बेटा बहू के शीशों पर रख दिए। फोटोग्राफर दौड़ा, ठाकुर साहब ऐसे ही खड़े रहो। क्लिक क्लिक कैमरा चलने लगा कि ठीक उसी समय निशाना बांधा हुआ नुकीला पत्थर विष बुझे बाणों की तरह नुकीले और धारदार पत्थर ही पत्थर। अचूक संधान, जैसे कोई बंदूक से गोली दाग रहा हो। नाक और चेहरे के कटावों से रक्त की तेज धारें छूटने लगी। खानदानी शेरवानी रंग कर लाल हो गई। आसपास के लोग भी घायल हो रहे थे। भगदड़ मच गई। कोलाहल के बीच ठाकुर अचेत होकर लुढ़क चुके थे। ठकुराइन विलाप करने लगीं। अपने को बचाते तथा प्रक्षेपण की दिशा को अनुमानते हुए लोग उसी ओर दौड़ने लगे। गली मोहल्ला घर बकरी सब छान लिए, कोना कोना खोजा पर कोई नहीं। अंत में लाला की रोड़ी पत्थर से बनी छत से जो पकड़ कर लाई गई, उसे देखते जिज्जी को गश आने लगा। भागो भागो चीखती चली आ रही थी विक्षिप्तों की तरह। ओ अधर्मी अन्यायी ठाकुर माधव, आज बेटा बहू के स्वागत में मरे जा रहे हो तुम। खुशी में अस्पेर भर के गांव जिमा रहे, आंखें आज मूंद लईं। बेटा की गलती दिखाई नहीं दई तुम्हें। याद करो माधव, जे ही गलती तो मेरी अनसुईया ने करी थी, बस जे ही। राक्षस जे ही। तैने तो शराबी जुआरी ढूंढो हतो, सो बाने पसंद नहीं करो। मास्टर जी से प्रीत हती, हमें बताई हमारी बिटिया ने। भगवान के आगाई मंदिर में ब्याह करो हतो, और फिर गर्भ। मास्टर आन बिरादी हतो सोका, भलो मानस हतो, और जा बहू, जाके तुम आरती उतार रहे। जा कौन सी असल ठाकुर की जाई है, जाते हिंदू तक नहीं आ, और 4 महीना गर्भ। माधव, फिर आज दे दे बेटा को जहर, जैसे मेरी अनसुईया को। वो चीखते चीखते धरती पर लुढ़क पड़ी, मगर खींचने वाले खिचेड़ते रहे दूर तक। बाकी लोग अवाक अवसन्न, एक दूसरे को उलझी हुई प्रश्नवाचक निगाहों से घूरते हुए। धीरे धीरे फुसफुसाहटें उभरने लगीं। उन सारी आवाज़ों के ऊपर रोदन में लिपटा हुआ ठकुराइन का सर तैरने लगा। भागो सिर्रन है गई। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी पगला गई है भागवती। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।